न्यूज स्पेशल में खबरों का रुख कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिन पहले शिवपाल ने भतीजे अखिलेश पर तंज कसा था, वहीं अब भतीजे ने अपने चाचा को दो टूक सलाह दे दी है। अखिलेश यादव ने अपने चाचा और प्रसपा सुप्रीमो शिवपाल सिंह यादव पर प्रतिक्रिया दी है। झांसी में एक प्रेस वार्ता में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, शिवपाल जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपने दल को मजबूत करें। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव ने ट्वीट करके जिस तरह अखिलेश यादव पर निशाना साधा, उसके बाद अब यह जग जाहिर है कि शिवपाल यादव की राह समाजवादी पार्टी से बिल्कुल अलग है। हालांकि बीजेपी में जाने की चर्चा तो खूब रही, पर अभी बीजेपी में उनके दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नया मोर्चा बना सकते हैं। दरअसल शिवपाल यादव ने ईद के मौके पर जिस तरीके से ट्वीट किया, उसमें हर एक शब्द अखिलेश यादव पर कटाक्ष कर रहे थे। इस ट्वीट ने समाजवादी पार्टी और परिवार के बीच क्या कुछ चल रहा है, उस तस्वीर को बिल्कुल साफ कर दिया। और एक बात बिल्कुल साफ है कि अब शिवपाल यादव न झुकने के मूड में है और न ही सुलह की उनकी तैयारी है। अब शिवपाल यादव अलग रास्ते पर निकल पड़े हैं और इसका ऐलान उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कर दिया है। वहीं इस ट्वीट के बाद अब अखिलेश का भी बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख को सलाह दी है कि वह अपनी पार्टी को मजबूत करें। दरअसल शिवपाल को भाजपा से मिला हुआ बता चुके अखिलेश यादव ने कहा कि उनके चाचा अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हें अपने दल को मजबूत करना चाहिए। सपा प्रमुख ने यह सलाह ऐसे समय पर दी है जब शिवपाल अपने नए कदम का ऐलान करने जा रहे हैं। झांसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवपाल यादव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अखिलेश ने कहा, उनका दल है, वह उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें केवल सिंबल दिया और जब कोई सिंबल देता है तो सदस्य बनाना पड़ता है। अखिलेश ने चाचा को यह भी सलाह दी है कि वह अपने दल की मजबूती के लिए काम करें। उनका दल है, उनका दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी क्योंकि चुनाव हो रहा था, केवल सिंबल दिया, और सिंबल जब आप किसी को देते हैं तो आपको सदस्य बनाना पड़ता है। अरे इतना तो आप भी जानते हो। ये तो कहीं और किसी के साथ उनका दल है, वो राष्ट्रीय दल है उनका, उस दल को और मजबूत करें। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद से ही भतीजे अखिलेश के खिलाफ बगावत का झंडा उठा चुके शिवपाल यादव शुक्रवार को अपनी नई रणनीति का ऐलान करेंगे। माना जा रहा है कि वह आजम खान के साथ मिलकर कोई नया मोर्चा बना सकते हैं। इससे पहले उनके भाजपा में जाने की भी अटकलें थी। इस पर अखिलेश यादव ने कहा था कि जो भाजपा से मिल गया वह सपा में नहीं रह सकता है। सपा अध्यक्ष ने यह भी पूछा था कि भाजपा उनके चाचा को शामिल करने में देर क्यों कर रही है। यादव ने अपना ट्वीट किया था 2 दिन पहले और उसके बाद अब अखिलेश यादव साफ तौर पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। उन्होंने सलाह दी है कि जो प्रसपा प्रमुख हैं शिवपाल यादव यानी कि चाचा, उनको अपने दल को और मजबूत करना चाहिए। और ऐसे में साफ तौर पर दिख रहा है कि अंदर खाने कैसे चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच में एक द्वंद्व युद्ध चल रहा है। आपस में एक दूसरे को पचा नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े और जीत करके भी आए। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार चुनाव के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे दोनों की राहें अलग होती हुई नजर आ रही हैं। ये बहुत समझने की ज़रूरत है। चुनाव से पहले मुलायम सिंह की मौजूदगी में चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव साथ में निकलते हैं एक ही समाजवादी पार्टी के रथ पर।
तस्वीर साफ होती है, ये दिखाने की कोशिश होती है कि हाँ, पारिवारिक कुनबे में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ कुनबे में अच्छा चल रहा है। और ऐसे में ये दर्शाया भी जाता है, लोगों के बीच जाया जाता है और कहा जाता है कि वोट दीजिए, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है। और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रसपा अध्यक्ष आशीष चौबे जी जुड़ गए हैं। आशीष जी, पहले तो आपका स्वागत है। ये बताइए क्या बात है, आखिरकार लगातार जिस तरीके से तल्खियां देखी जा रही हैं शिवपाल यादव की, ऐसे में क्या कुछ नया स्टेप ले सकते हैं? सियासी गलियारों में बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं कि बीजेपी के बहुत करीब नजर आ रहे हैं शिवपाल और अखिलेश पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, आज माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने लखनऊ में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम फिर से अपने संगठन को नए सिरे से ठीक है खड़ा कर रहे हैं, नए तेवर के साथ खड़ा कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ 2024 की तैयारी कर रहे हैं। साफ शब्दों में आज माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। हम सभी लोग पूरी ताकत के साथ 2024 की तैयारी करेंगे और जो भी निर्णय आगे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का होगा उस पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता काम करेगा। आशीष जी, इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए कि जिस तरीके से जब जेल में मिलने जाते हैं आजम खान से, आजम खान सबसे तो मिलने को मना कर देते हैं, समाजवादी पार्टी के जो भी वहाँ पर नेता पहुँचते हैं, अखिलेश के खासम खास पहुँचते हैं, उनसे नहीं मिलते हैं, लेकिन जो शिवपाल पहुँचते हैं तो उनसे वो मिलते हैं। उस मुलाकात के क्या मायने? और जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं मिलने के बाद, जब पत्रकार उनसे प्रश्न पूछते हैं तो कहते हैं वक्त आने पर जवाब दूंगा। क्या जवाब हो सकता है? इसके कयास बहुत दूर तक निकल रहे हैं बीजेपी के साथ। देखिए, ऐसा है कि पिछले कई महीनों से माननीय आजम खान साहब जेल में बंद है और इस बात को वो भली बात जानते हैं कि जिस दल से वो विधायक हैं, जिस दल के लिए उन्होंने खून पसीना बहाया है, उस दल ने उनका साथ नहीं दिया। इस बात को भली बात ही जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई खुलकर के साथ देने वाला व्यक्ति इस समय है तो वो सिर्फ और सिर्फ माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं। और जब से माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने उनकी आवाज उठाई है तभी से उत्तर प्रदेश की स्थितियां क्या है आप खुद ही देख रहे हैं, आपके सामने है जी। और निश्चित रूप से जिसके साथ माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं उसी के साथ पूरी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक मत होकर खड़ी है। ठीक बात है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के पहले सब कुछ ठीक नजर आ रहा था, ऐसा हुआ क्या है आखिरकार चुनाव के बाद? क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही थी शिवपाल यादव को जो नहीं दी गई, या उतना तवज्जो नहीं दिया गया? लगातार जिस तरीके से बात कर रहे थे शिवपाल यादव कि मुझे बैठकों में नहीं बुलाया गया, वहीं अखिलेश का तर्क ये था कि बैठक वो समाजवादी पार्टी की थी, जब घटक दलों को बुलाया गया तब उनको बुलाया गया, तब वो पहुंचे ही नहीं वहां पर, नाराज होकर पहुंच गए दिल्ली मुलायम सिंह से मिले जाके। लेकिन मान मटोल जिस तरीके से चल रही, ओपी राजभर भी पहुंचे, मानने को तैयार नहीं नजर आ रहे, छिटके हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत कुछ माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के ट्वीट ने साफ कर दिया है। जी जी, साफ उसमें लिखा है हाँ कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया, इसके बावजूद भी अगर नाराज हो तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी जी, ठीक है ना जी। ये बहुत कुछ इस ट्वीट ने साफ कर दिया है। और जी आशीष, तो मैं समझता हूं कि इस ट्वीट के बाद अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समझदार के मान लिए लिया गया। आशीष जी, आपकी बातों से भी लग रहा है रास्ते अलग अलग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है कि नए सिरे से संगठन एक सप्ताह के अंदर कमेटियों की घोषणा कर दी जाएगी। एक सप्ताह के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का मजबूत संगठन आपको तैयार मिलेगा और निश्चित रूप से समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम, उसके हक की लड़ाई लड़ने का काम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता करेगा। एक आखिरी प्रश्न है आपसे आशीष जी, क्या बीजेपी के साथ नजर आएंगे? भविष्य में ऐसा हो दिख सकता है या बीजेपी में शामिल ही हो जाएंगे? क्योंकि कयास लग रहे हैं, देखिए बात निकली है तो दूर तलक गई है।
नहीं, देखिए मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, जब आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम नए सिरे से संगठन को खड़ा करके 2024 के चुनाव की तैयारी करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि अब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ साफ हो चुका है। और बाकी देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ समाप्त नहीं होता है, राहें बनी रहती हैं। आगे भविष्य में क्या होगा, ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, और जो भी वो निर्णय लेंगे वो हम सबके लिए। चलिए आशीष जी, आपने बहुत ही साफ गोई से जवाब दिया है, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आशीष चौबे जी ने स्थिति को साफ कर दिया है कि अब राहें अलग हो सकती हैं, जल्द भविष्य में कुछ ऐसी चीजें दिख सकती हैं, क्योंकि साफ तौर पे कहा जाने लगा है कि अखिलेश यादव और जो प्रसपा अध्यक्ष हैं उनकी जो राहें हैं वो बिल्कुल अलग हैं, जैसा कि आशीष जी भी कह रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, रक्षा करने वाली पुलिस ही भक्षक बन जाए तो सोचिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ऐसे लोगों को सरकार कब टर्मिनेट करेगी। अखिलेश ने कहा कि एक महिला के साथ दुर्व्यवहार अपराध के मामलों में सबसे ज्यादा नोटिस यूपी को मिल रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, गोरखपुर में व्यापारी की मौत को ही देख लीजिए, चाहे 2 बहनों को पीटने का मामला हो ले लीजिए। आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस को अधिकार किसने दिया है? बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस को ये कैसा अधिकार मिल गया कि जिस तरीके से मामला सामने आया है, चंदौली का 2 बहनों की पिटाई कर दी जाती है, उनके जो पुलिस अगर वही ऐसा काम करने लगे, वही भक्षक बन जाए, तो सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। पकड़ा गया, जेल भेज दिया गया, जितने भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। और ये सरकार दावा करती थी कि टर्मिनेट करेंगे, तो कब सरकार ऐसे अधिकारियों को टर्मिनेट करेगी? अभी एक घटना खत्म नहीं हुई है, दूसरी घटना भी वहां सुनने को मिल रही है कि किस तरीके का व्यवहार एक महिला के साथ वहां के पुलिस के कुछ लोगों ने किया। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस बात को कहा और आंकड़ों को सामने रख करके कहा। आज भी अगर हम आंकड़े देखें देश के, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे खराब है। देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से अगर नोटिस कहीं मिल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश को। महिला आयोग ने अगर कहीं सबसे ज्यादा नोटिस भेजे तो उत्तर प्रदेश। और पुलिस की कहानी देखिए आप, ये तो दबाव बन गया, समाजवादी लोग निकल पड़े, जिसके कारण उन्हें पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। यहां वक्त है एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर, आप देखते रहिए न्यूज स्पेशल। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी प्रशासन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के चलते अब जो बयान आया है अखिलेश यादव का, वो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों को निशाना बनाया गया है। जो चंदौली जो मामला हुआ है, जहां पर एक युवती की मौत हुई है पिटाई के दौरान, उसके पिता को जब पकड़ने के लिए दबिश दी जाती है, उस बीच वहां पर ऐसा आरोप है कि पुलिस वालों ने पिटाई कर दी। हालांकि एसएचओ को सस्पेंड ज़रूर कर दिया गया है, जांच बिठा दी गई है, आगे जांच जारी है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कुछ जांच में निकल कर आता है। परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो उसकी छोटी बहन है गुंजा, वो साफ तौर पे कह रही है कि उसकी दीदी के साथ मारपीट की गई है और साथ ही साथ मारपीट के बाद उसको टांग दिया गया। और फिर कानून व्यवस्था की तो बात ही मत करो। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे,
जो कभी तमंचावादी कहते थे, जो समाजवादियों के सरकार को न जाने क्या कहते थे, आज बताओ तमंचा लगा करके 3,35,000 रुपए की लूट हो गई। ये क्या भारतीय जनता पार्टी का तमंचा था? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग तमंचा लगा रहे हैं? और इतनी लूट और इतना भ्रष्टाचार कभी उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं देखा होगा जितना इस बार देखने को मिल रहा है। और पुलिस मन मर्जी कर रही है। और पुलिस क्यों ना मन मर्जी करे? अगर पुलिस से आप चुनाव जीतना चाहोगे, लोगों को परेशान कराना चाहोगे, बाद में वो मनमर्जी तो करेंगे। आप देखिए जिला पंचायत के चुनाव में क्या लूट हुई, एमएलसी के चुनाव में क्या नहीं दबाव बनाया गया। और आपके सामने घटना है ललितपुर की, एक पीड़िता जिसके साथ बलात्कार हुआ, वो अपनी फरियाद लेकर के आई, फिर बलात्कार हो गया उसके साथ। भाई दुनिया में ऐसी कहीं घटना हो सकती है? और तब वो घटना हो रही है जब बीजेपी की सरकार है। समाजवादी लोग अगर नहीं पहुंचे होते तो पुलिस के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं होती। मेरी फिर मांग है कि ऐसे लोग, पुलिस के लोग जो इसमें शामिल है, वो टर्मिनेट होना चाहिए। ये केवल ललितपुर में घटना नहीं हुई, आप चंदौली की घटना बताइए क्या हुआ वहां पर। एक परिवार में 2 बहनों को मारा, एक की जान चली गई, दूसरी अभी भी बीमार है, उसकी पिटाई की गई और पुलिस कहानी बदल रही कि उसने फांसी लगा ली। सच्चाई तो यह है कि बीजेपी से अच्छा इनकी सरकार में पुलिस कहानी कभी नहीं बनाती। पुलिस कहानी बनाने में बहुत तेज है, कोई घटना होगी उसमें कहानी बना देंगे। इसलिए बेरोजगार, महंगाई और आपके पुलिस के कामकाज देख सकते हो। फेक इनकाउंटर में नंबर 1, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से जो नोटिस मिलती है उसमें नंबर 1, महिला आयोग से जो नोटिस मिलती है पुलिस को नंबर 1, अपराधियों की सूची में जो चुनाव लड़े बीजेपी नंबर 1। और इनकी सरकार में वैसे तो ये निशानेबाज हैं, लेकिन सोचिए एक आईपीएस फरार है, आईपीएस पे इनाम घोषित है। इसलिए ये सरकार कंटिन्यूटी की सरकार है और कंटिन्यूटी की सरकार में कानून व्यवस्था लेकर के हर चीज बर्बाद कर दी सरकार। तो आपको बता दें जिस तरीके से आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे, साफ तौर पे वो योगी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। वो चंदौली की घटना का जिक्र करते हुए नजर आए, लूट का जिक्र करते हुए नजर आए और ऐसे में प्रदेश को नंबर 1 बता दिया कि नोटिस के मामले में नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ के मामले में नंबर 1 है, जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो नोटिस भेजता है उस पर नंबर 1 है, साथ ही साथ महिला आयोग जो नोटिस भेज रहा है उसमें भी नंबर 1 है। तो कुल मिलाकर के सरकार को और प्रशासन को घेरने की पूरी कोशिश की गई है अखिलेश यादव की तरफ से। और ऐसे में चंदौली की जो घटना है उसका भी जिक्र वो करते हुए वहां पर नजर आए। सवाल ये है कि आखिरकार ये जो न्याय व्यवस्था है जिस तरीके से है, उसके बावजूद बुलडोजर चल रहा है। अखिलेश यादव बार बार निशाना साधते हैं कि नोटिस नहीं दिया जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है, किसानों का अनाज नहीं खरीदा जा रहा है, इसको लेकर के भी उन्होंने जिक्र किया। तो अब अखिलेश यादव जिस तरीके से लगातार सरकार को घेर रहे हैं, 2024 के तहत वो रणनीति उन्होंने तय की है कि सरकार को हर उस मुद्दे पे घेरना है। अगर कानून व्यवस्था जो है उस पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पे किसानों का मुद्दा है उस पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, बिजली की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, चौतरफा सरकार को घेरने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव मुखर होकर के अपनी बात लोगों के बीच में रख रहे हैं, आज कानपुर दौरे पर थे, झांसी पहुंचे, वहां पर भी वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। अब समाजवादी पार्टी भी इलेक्शन मोड में अभी से नजर आ रही है।
कहीं ना कहीं संगठन को और मजबूत करने की कोशिश है। जो कैडर वोटर है उसको अपने साथ फिर से खड़ा करने की कोशिश है। वो जो आम जनमानस है उनके मुद्दे जो हैं, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी मोहित पांडे हमसे जुड़ गए। मोहित, अब भारतीय जनता पार्टी को निशाना बना रहे हैं अखिलेश यादव। साफ तौर पर आपकी कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। साफ तौर पर वो बोलते हुए नजर आए कि अनाज खरीदा नहीं जा रहा है, बिजली मिल नहीं रही है, कई मुद्दों पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश जी को जनता ने 2017 के चुनाव में रिजेक्ट किया, जो विधानसभा के थे उत्तर प्रदेश के। उसके बाद 19 के लोकसभा चुनाव में उनको रिजेक्ट किया जनता ने, और अभी हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुए उत्तर प्रदेश के, उसमें भी जनता ने उनको नकार दिया है। जहां तक अखिलेश जी का प्रश्न उठाना है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, तो मैं अखिलेश जी को याद दिला दूं कि उनकी सरकार हुटरों और शूटरों की सरकार कहलाती थी। खुलेआम गुंडागर्दी थी, गरीब का, किसान का, मजदूर का, महिलाओं का सड़क पे निकलना दूभर था, कुछ काम करना दूभर था। और अराजकता का तो ये आलम था कि सैकड़ों की संख्या में दंगे हुए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, सभी जानते हैं, और आज पूरे भारत में उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ये है कि बहुत स्थापित और बहुत अच्छा राज्य है। तो अखिलेश जी का फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया है, कहने के लिए कुछ उनके पास है नहीं, तो कोई भी वो मुद्दा। अच्छा, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से चंदौली की घटना हुई, बताइए, अपने आप में एक बड़ी घटना है। अधिकारियों पर ठीक है, आपने कार्रवाई हो गई, भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई कर दी, सस्पेंड कर दिया उसको, और जिस तरीके से चंदौली के मामले में सभी को लाइन हाजिर कर दिया गया, वो सारी कार्रवाई ठीक है। लेकिन आखिरकार क्या ऐसा हो गया है कि पुलिस को अधिकार कुछ ज़्यादा दे दिए गए हैं? पुलिस दबिश देने जाती है तो वहाँ पर एक लड़की की इतनी पिटाई हो जाती है, आरोप है हालांकि, जांच का विषय ज़रूर है, और उसकी हत्या हो जाती, फिर पुलिस कहती है नहीं साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, आप देख लीजिए किसी और कारण से हत्या हुई है। तो आखिरकार पुलिस पर इतने ज़्यादा आरोप क्यों लग रहे हैं इन दिनों? देखिए, किसी भी प्रकार की घटना हो जाना, हाँ, ये एक अलग बात है जी। और मुख्य बात ये होती है कि कोई घटना होने के बाद अगर उस पर एक्शन ना हो तो पहली चीज तो ये कि ये घटनाएं कम कैसे होंगी, कम ऐसे होंगी कि यदि कार्रवाई त्वरित होगी और कड़ी कार्रवाई होगी तो फिर इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति कम होती है। भारतीय जनता पार्टी ने वो दौर देखा है, हम सब ने वो दौर देखा है कि किस प्रकार अपराधियों के साथ गठबंधन करके सरकार चलती थी, और माफिया और अपराध ये एक साथ चलता था सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके। तो इस वजह से इस तरीके की घटनाएं बहुत होती थी। अब इन घटनाओं पर जब त्वरित कार्रवाई होती है और कड़ी कार्रवाई होती है, तो जैसा आपने स्वयं कहा कि लाइन हाजिर भी हो गए, कानून की कार्रवाई भी चल रही है और केवल आरोप है, अभी जांच का विषय है। अगर सरकार गलत होती तो किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती, जो कि सपा की सरकारों में होती रही है। तो इस तरीके से नहीं हुआ है, तो एक कार्रवाई होती है, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे कोई वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उस व्यक्ति ने अगर गलत काम किया है तो कानून के दायरे में ला करके उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी सरकार में की जाती है। मोहित, बुलडोजर पर प्रश्न उठ रहे हैं बार बार। आप लोग कह रहे हैं कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है, अपराधियों के अवैध निर्माण पर चल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार से संपत्ति अर्जित की है उस पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं साहब हमको नोटिस नहीं दिया जाता है और तोड़ देते हैं, हाँ करके जबरदस्ती बल प्रयोग करके तोड़ देते हैं। तो बुलडोजर पर इतना ज्यादा क्यों हो हल्ला है? पूरे प्रदेश में इस समय बुलडोजर चल रहा है। जी, असल में क्या था कि अभी तक कोई भी कानूनी कार्यवाही जो सपा की सरकार थी उसमें नहीं हुई। पिछले 5 वर्ष की जो भाजपा की सरकार रही और जो वर्तमान में सरकार अब चल रहे, तो है क्या कि क्योंकि लोगों को ये सुनने समझने की आदत नहीं थी कि अपराधियों के ऊपर या भ्रष्टाचारियों के ऊपर या गलत व्यक्तियों के ऊपर, माफिया के ऊपर किसी तरीके की त्वरित बड़ी कार्रवाई होगी। बुलडोजर के मामले में कई बार कहा जा चुका है और कई बार शीर्ष स्तर से लेकर के सरकार के और सभी लोग ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जितनी भी कार्रवाई हुई है अभी तक और होगी और हो रही है, वो सब न्याय सम्मत है और कानून के अंतर्गत हो रही है। प्रश्न उठाने वाले तो प्रश्न उठाते ही रहेंगे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है, क्योंकि वो तो उनके गलवैया है अपराधियों के, तो उनको तो कष्ट होगा ही जब अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होगी।
मोहित, ये ऑपरेशन लंगड़ा जो चलाया जा रहा है, ऑपरेशन हाफ, एनकाउंटर हाफ, ये भी एक चर्चा का विषय इन दिनों बना हुआ है कि आखिरकार पुलिस का इतना निशाना कितना अच्छा है कि हमेशा घुटने के नीचे ही गोली लग रही है। इस पर बहुत ज्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं आजकल। हालांकि अपराधियों के मन में खौफ है, मैं फिर से एक बार दोहरा दूं ये बात, क्योंकि अपराधी जो है वो अपनी बेल कटा करके न्यायालय में जाके सरेंडर कर रहे हैं, थाने में जाके सरेंडर कर रहे हैं कि साहब हमें गिरफ्तार कर लो, हमें बाहर नहीं रहना है, हमें जेल के अंदर डाल दो। ये डर है जरूर, लेकिन किस कीमत पर? ऑपरेशन लंगड़ा नहीं, देखिए हमारे विपक्षियों की यही समस्या है कि वो अपनी बातों में आपस में गिर जा रहे हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि पुलिस पर कंट्रोल नहीं है, पुलिस कुछ काम नहीं कर रही, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि कानून का भय अपराधियों में है। जब अपराधियों के वो अपराधी तख्ती टांगे अगर थाने में समर्पण करने जा रहा है तो ये कानून का ही तो भय है ना, तभी तो वो अपराधी जा रहा है। कोई शरीफ आदमी नहीं जा रहा तख्ती टांगे कि मुझे गिरफ्तार कर लो, तो इसका मतलब न्याय सम्मत कार्रवाई हो रही है, तो उसके ऊपर हो हल्ला करने का कोई विषय होना नहीं चाहिए। ठीक है मोहित, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पर तमाम चर्चा करने के लिए। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से अखिलेश यादव जरूर सरकार को घेरते नजर आए, मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के मोहित पांडे ने साफ किया कि आखिरकार कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन विपक्ष जरूर घेरने की कोशिश कर रहा। हाँ, हालांकि जो जिस तरीके की चंदौली की घटना है वो कहीं ना कहीं सवाल उठाती है, कहीं ना कहीं एक बच्ची जो इसका रेप हुआ होता है वो थाने पहुंचती है, उसने भी आरोप लगाया है जिस तरीके से पुलिस के आला अधिकारी पर कि उसके साथ पुलिस के आला अधिकारी ने रेप किया। ये घटनाएं जरूर सोचने पर मजबूर करती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एटा जिले के अलीगंज थाना अंतर्गत फायर ब्रिगेड के पुलिस की मुस्तैदी के चलते एक कार चालक की जान बचाई जा सकी। देर रात कार चालक दिल्ली जा रहा था, तभी अचानक मौसम बिगड़ने के चलते तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश होने लगी। तेज आंधी की वजह से कार चालक की गाड़ी अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी। कार पलटने से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां मौजूद फायर ब्रिगेड की पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी समेत देश के दूसरे हिस्सों में बिजली का संकट जानबूझकर पैदा किया गया है। हकीकत में ना तो कोयले की कमी है और ना ही बिजली की। अडानी व दूसरे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर इसकी कमी दिखाई जा रही है, ताकि कोयला और बिजली चुनिंदा उद्योगपतियों से मुंह मांगी कीमतों पर खरीद कर उन्हें फायदा पहुंचाया जा सके। चंदौली कांड और ललितपुर कांड दोनों मामलों में पुलिस के लोग अभियुक्त हैं, पुलिस के लोग अपराधी हैं, इसलिए पुलिस की किसी भी जांच में न्याय नहीं मिल सकता। दरोगा भी फरार है जिसने ललितपुर में एक किशोरी के साथ थाने में बलात्कार किया, और ये चंदौली कांड के अंदर जो भी आरोपी हैं उनकी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दरोगा पहले फरार था, फिर उसकी गिरफ्तारी हुई ललितपुर में। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि चोर चोर की जांच नहीं करेगा। अगर मामला जुड़ा हुआ है पुलिस से तो पुलिस की जांच में न्याय नहीं मिल सकता। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लखीमपुर कांड में मामले को उथल पुथल किया गया। इसलिए इन दोनों मामलों की सीबीआई से जांच कराई जाए और हाई कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए। उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आजमगढ़ में पिछले कई दिनों से गर्मी के चलते लोग परेशान चल रहे हैं। बिजली लगातार दगा दे रही है। बुधवार की शाम को भी भीषण उमस से लोग बेचैन थे, लेकिन रात को हवा चलने लगी और उसके बाद आधी रात के बाद मौसम बदलने लगा। सुबह तेज आंधी के साथ बारिश से कई इलाकों में लोग सहम गए। बारिश से लोगों को राहत मिली है। इधर आंधी से आजमगढ़ शहर से सटे गांवों रानी की सराय, मुबारकपुर, सिधारी समेत कई क्षेत्रों में दर्जनों की संख्या में पेड़ गिर गए। कई मार्ग पेड़ गिरने से बाधित हुए।
कई जगह पेड़ की डाल बिजली के तारों पर गिर गए, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। हाँ, भोर में 4:30 बजे बहुत तपिश थी इसके पहले, और बारिश हुआ तो जनजीवन थोड़ा साधारण में हुआ, लेकिन इससे जान माल का भी खतरा हुआ है। बहुत से पेड़ भी गिरे हैं, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए न्यूज स्पेशल। सीतापुर जिलाधिकारी अनुज सिंह ने मिश्रिक तहसील के औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी मिश्रिक को आवश्यक निर्देश दिए। तहसील में स्थित सभी कक्षों का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को समय से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उसके बाद जिलाधिकारी ने महर्षि दधीची कुंड में मार्जन और मंदिर में दर्शन किया और कुंड के चारों तरफ परिक्रमा करके जायजा लिया। वहीं तीर्थ की साफ सफाई, जल निकासी तथा रोशनी आदि की व्यवस्था कराने के अधिशासी अधिकारी आरपी सिंह को निर्देश दिए। कि आज यहाँ पे हम मिश्रिक तहसील में इंस्पेक्शन के लिए आए थे। यहाँ पे न्यायालयों का इंस्पेक्शन किया, वसूली की इंस्पेक्शन की, जनरल साफ सफाई इत्यादि बाकी जो चीजें हैं उनका भी मैंने आज यहाँ पे इंस्पेक्शन किया। कुछ कोर्ट वर्क में यहाँ पे तेजी लाने के मैंने निर्देश दिए हैं। यहाँ पे थोड़ी पेंडेंसी है, उसको ठीक करने के लिए मैंने यहाँ पे निर्देश दिए हैं। तहसील में और व्यवस्थाएं बेहतर करने, पानी पीने की व्यवस्था, लोगों के बैठने की व्यवस्था, बाकी जो अंदर जो फर्नीचर इत्यादि हैं और बाकी जो खिड़की कुर्सियां हैं, इन सबको भी ठीक करने के लिए कहा गया है। और मेरा ये मानना है कि मैं जब फिर से 1 महीने बाद यहाँ पे इंस्पेक्शन करूंगा तो मुझे व्यवस्थाएं और बेहतर यहाँ पे मिलेगी। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि तीर्थ की जो समस्याएं हैं उनका निवारण किया जाएगा। जो इसका मुख्य समस्या है वो जल निकासी की है। उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर समय से पूर्व यहाँ कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसकी जल निकासी का मुख्य कारण है, उसे बहुत जल्दी यहाँ जो है सुधार रूप में देखा जा सकता है और इसका जल निकासी किया जाएगा। जो तीर्थ पे निकास हैं उनकी सबकी लेखपाल के द्वारा जांच कराई जाएगी कि इनका निकास तीर्थ पे है या नहीं है, कि अवैध तरीके से उन्होंने निर्माण कर रखे हैं। तीर्थ के ऊपर जो निकास है उनको तुरंत गेट लगाने के लिए कहा गया है ईओ साहब से, और तीर्थ के ऊपर जो लोगों ने गैरेज बना रखे हैं उन गैरेजों को हटाने के लिए तुरंत कहा गया। आजमगढ़ के सभी थानों पर साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। अब शिकायतकर्ता को भटकना नहीं पड़ेगा। पुलिस लाइन में सभी थानों में तैनात साइबर हेल्प डेस्क में नियुक्त कर्मियों की साइबर कार्यशाला की जानकारी दी गई। डीआईजी अखिलेश कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि कार्यशाला में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग और साइबर पोर्टल के बारे में जानकारी दी गई है। पीपीटी के माध्यम से होने वाले स्पैमिंग, फिशिंग, हैकिंग, साइबर बुलिंग, वित्तीय अपराध व फर्जी बैंक कॉल, बाल अश्लीलता, सॉफ्टवेयर पायरेसी इत्यादि के बारे में विधिवत जानकारी दी गई है। साइबर अपराध के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं उनको साइबर अपराध के बारे में जानकारी देना, और किसी जब भी कोई आम आदमी के साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुई है, अगर वो आए तो उसका क्या एसओपी होता है, इसके संबंध में उनको जानकारी देना इसका उद्देश्य है। और जो भी साइट्रेन हमारा एनसीआरबी का पोर्टल है उसको भी उसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ट्रेनिंग के साथ साथ जो जागरूकता है वो एक करना। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के महिला आयोग के गठन के बाद कानपुर से हमीरपुर जनपद में जन सुनवाई की जा रही है। राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर के द्वारा घाटमपुर कोतवाली का औचक निरीक्षण किया गया। वहीं इस दौरान महिला आयोग सदस्य पूनम कपूर के द्वारा महिला हेल्प डेस्क, बंदीगृह और दस्तावेजों के रखरखाव से संबंधित हाल जाना। इस दौरान महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर ने महिला हेल्प डेस्क में बैठकर महिलाओं की शिकायतें सुनी। पीड़ित महिलाओं ने कार्रवाई न होने पर महिला आयोग सदस्य से शिकायत की है। वहीं इस दौरान पूनम कपूर के द्वारा पुलिस के आला अधिकारियों से मामलों में जल्द कार्रवाई करने की बात कहते हुए आश्वासन दिया है।
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के महिला आयोग के सदस्य पूनम आज घाटमपुर पहुंचे और यहां कोतवाली का निरीक्षण कर रही हैं और लगातार जो पीड़ित महिलाएं हैं उनकी शिकायतों को भी सुन रही हैं और हम जानेंगे क्या कुछ अभी तक उन शिकायतें आई हैं और क्या कमियां पाई गई हैं, किस तरीके से आश्वासन दिया गया है। मैम, आपने घाटमपुर कोतवाली का निरीक्षण किया है, किस तरीके से यहाँ पे कमियाँ पाई गई हैं, क्या शिकायतें रही? देखिए, हमें कोई कमियां पाई गई के लिए नहीं आए। मैं यहाँ महिला हेल्प डेस्क और हमारी जो महिलाएं जो हमारी पीड़िताएं होती हैं उनको न्याय कैसे और कौन देगा, इस नाते निरीक्षण के लिए मैं आई थी। और समय समय पर हम सभी महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण करते हैं क्योंकि हम लोगों को ये लगता है कि जैसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी महाराज महिला की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर हैं और उन्होंने हम लोगों को शुरू में ही कह दिया था कि मुझे उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस चाहिए। पहली बात तो घटना घटे ना, और यदि कहीं दुर्भाग्य से कोई घटना होती भी है तो उस महिला को तुरंत न्याय मिले। इस नाते हम लोग जगह जगह ये निरीक्षण कर रहे हैं क्योंकि मेरा मानना है कि अगर एक महिला हेल्प डेस्क पे जाएगी पीड़िता तो वो अपने मन की बात बता पाएगी, खुल के बात कर पाएगी और महिला होने के नाते हमारी महिला पुलिस उसकी सही में मदद भी करेगी। इस नाते आज ये निरीक्षण था और मुझे नहीं मालूम, हो सकता है इनको सूचना मिल गई हो क्योंकि मेरी हमीरपुर में जन सुनवाई थी। तो पिछली बार सजेती का निरीक्षण किया था, अब की बार मैंने सोचा घाटमपुर का, और मैं एसपी आउटर जी से भी बात करूंगी कि एक महिला थाना घाटमपुर में देने का कष्ट करें। मैडम, जैसा अभी एक लड़की ने एक जो शिकायत की थी कि उसके भाई की हत्या हो गई थी, अभी आपको कार्रवाई करेंगे निश्चित। ऐसी बच्चों को हमें सुरक्षा देने का काम भी करना है क्योंकि मुकदमा पंजीकृत है और बच्चों को बार बार मुकदमे में मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि एक मुकदमा और कर दें, फिर झगड़ा हो, फिर एक कर दें। लेकिन इसी मुकदमे के ऊपर जो वो जमानत पे छूटे हैं उन पर कैसे अंकुश लगे, उनको कैसे यहाँ से फटकार लगे, कैसे उनको रोका जाए, इसका प्रयास करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से जो महिलाओं को लेकर के हो रहे अत्याचार को लगाम लगाने के लिए बात कही और लगातार निरीक्षण के बाद आगे की सुनवाई की जाएगी, जिस पर आश्वासन दिया गया। घाटमपुर से जेएमडी के लिए विवेक पाल की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस उप महानिरीक्षक अखिलेश कुमार ने पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड मामले में 4 फरार आरोपितों पर इनामी राशि बढ़ा दी है। जिले के एसपी अनुराग आर्या ने इन सभी आरोपियों पर 4 अप्रैल को 25,000 का इनाम घोषित किया था, जिसे डीआईजी ने बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है। फरार आरोपियों की तलाश में भले ही पुलिस लगातार छापेमारी कर रही हो, लेकिन अभी तक उनका सुराग नहीं लग सका है। एक एसएसपी आजमगढ़ साहब की रिपोर्ट आई थी कि सीपू सिंह हत्याकांड हुआ था, उसमें जो उसके एक मर्डर के मामले में 4 अभियुक्त हैं उसके जो फरार चल रहे हैं। न्यायालय से उनको बेल दी थी, उसके बाद तो हाजिर नहीं हुए हैं। उसमें 83 की कार्रवाई हो चुकी है और उसके बाद में इनाम घोषित किया गया, तो उसी संबंध में उन पर नाम घोषित किया गया। 50,000 के 4 नाम घोषित किया गया। बस्ती जिले के रुधौली थाना क्षेत्र के गांव में शौच करने घर से बाहर गई लड़की के साथ 3 युवकों ने गैंग रेप किया। पीड़िता जब अपने घर पहुंची तो वो घर वालों को आप बीती बताई। इसके बाद इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। लड़की की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 अभियुक्तों को अरेस्ट कर लिया। पीड़िता ने अपने बयान में घटना के बारे में बताया है। 3 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। 4 मई की रात्रि 10 बजे थाना रुधौली क्षेत्र में रहने वाली एक पीड़िता के द्वारा 112 नंबर पर फ़ोन किया गया कि उसके साथ जब गांव के बाहर वो शौच करने गई थी तो गांव के रहने वाले 3 लड़कों के द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। इस सूचना पर तत्काल थाना रुधौली की पुलिस मौके पर पहुंची और हम उच्चाधिकारीगण भी मौके पर पहुंचे। लड़की की तहरीर के आधार पर तत्काल 376D का अभियोग पंजीकृत किया गया और जो 3 अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई। उन तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इनसे जांच की जा रही है। लड़की का 161 का बयान हो गया जिसमें उसने अपने साथ हुई घटना को तस्दीक किया है। बयानों के आधार पर इन तीनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। फिलहाल न्यूज स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News